ज़्यादा दोस्तों आप लोगों के लिए कारगर महसूस होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में ये केमिस्ट्री का जो कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना कि हम लोगों को यहाँ से अनसॉल्व करने का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ, अगर 20 से लेकर के 23 के बीच में हम लोग अनसॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट दे देगा। और उसके बाद में यहाँ से हम लोगों के पास में दोस्तों जो मॉडल सेट आया हुआ है 2024 का, इसको हम लोग एकदम लास्ट सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, डेली के डेली आप लोग कंटिन्यू बन जाओ, क्योंकि डेली 20 मिनट की वीडियो जाएगी। एक सेट एक वीडियो में दे पाना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो अपलोडिंग करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग छोटा-छोटा पार्ट बना करके क्या करेंगे, वीडियो को सॉल्व करेंगे। और यहीं से दोस्तों अगर आपको पता ना हो, तो यहाँ से हम लोगों की इसको पढ़ने का तरीका यहाँ से क्या है। अभी तो दोस्तों इसमें हम लोग जो चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा हमारे पास में अनसॉल्व के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ से चैप्टर वाइज़ आप लोगों को चीज़ें समझ करके चलना है कि एक-एक चैप्टर का सीक्वेंस हम लोग कैसे लेकर के चल रहे हैं। चैप्टर वाइज दोस्तों जितना इसका क्वेश्चन आंसर है, मैं चैप्टर वाइज भी एक-एक वीडियो लेकर के चलूँगा। उसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे आपके होंगे। इसके बाद में इसमें मैं थंबनेल पे लगा देता हूँ, जो आपका अनसॉल्व हमारे पास में है, अनसॉल्व का थंबनेल हम उसके ऊपर क्या करेंगे, लगा देंगे। और दूसरा लेक्चर जो मिलेगा यूपी बोर्ड से ही नेमिंग रिएक्शन वगैरह उसमें जाएँगे, उसको भी देखना आप लोग ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखता, इसलिए अनसॉल्व मेरे हाथ में यहाँ पर रखा है। हालाँकि हालाँकि ये जो अनसॉल्व है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, जो आपके पास भी अनसॉल्व है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास में ना मिले। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चीज़ों को देख करके चलते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए कि पहला सेट हमारे पास में क्या दिया है। दोस्तों जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग छोड़ते हुए चले चलेंगे, ठीक है। पहला कह रहा है कि दोस्तों 15 मिनट हम लोगों को कह रहा है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रहा है। दोस्तों 2020 का सेट नंबर हमारे पास में 1 स्टार्ट है, और ये सेट नंबर 1 का दोस्तों 347 का WA हमारे पास में क्वेश्चन सीरीज है। ध्यान से देखना दोस्तों, पहला यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन हमको दिया है। कह रहा है कि बताइए कि ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है कि आणविक ठोस हमारे पास में होता है। तो इसका मतलब दोस्तों इस प्रश्न को हमें टच नहीं करना है, या हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हालाँकि विकल्प देखना चाहेंगे तो सहसंयोजी ठोस होगा। विस्तृत अध्ययन इसका मैं नहीं करूँगा, चूँकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने से। दोस्तों ख वाला अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे, तो ख वाले में दोस्तों हमको यहाँ से कह क्या रहा है? ध्यान से बच्चों देख करके चलना। खा वाले में अगर यहाँ पर हमको विकल्प दे रहा है कि विकल्प दोस्तों हमारे पास में 1 है, विकल्प 2 है, और विकल्प यहीं से हमको 3-3 विकल्प हमको दिखाई दे रहे हैं। अब पहला दोस्तों यहाँ से हमको क्या दे रहा है, खंड खा वाले की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से बात करके चलेंगे, खा का दोस्तों जो हमको पहला सेट यहाँ पर दे रहा है, इसमें हमको कह रहा है कि समान ताप पर किन विलयन के युग्म समपरासारी हैं। पहले वाले के दोस्तों हमको 0 पॉइंट यहाँ से क्या दे रहा है, 1, और यहाँ से इसका मोल दे रहा है, और इसी के बाद में दोस्तों NaCl, और यहाँ पर दोस्तों हमको कह रहा है कि तथा, और यहाँ पर कह रहा है कि 0.1, और उसके बाद में मोल यहाँ पर दे करके रखा है, और यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि Na2, और यहाँ पर क्या दिया है, SO4 करके दिया है। दूसरा दोस्तों जो यहाँ से हमको विकल्प दे करके रखा है, विकल्प नंबर 2 में, इसमें कह रहा है कि 0.1, और उसके बाद में यहाँ से दोस्तों हमको दे करके रखा है यूरिया, और उसके बाद में तथा करके यहीं पर हमको दिया है 0.1 होगा, और यहीं से 0.1 मोल, और यहाँ से हमको कह रहा है कि ये क्या है, NaCl है। और तीसरा विकल्प नंबर हमको यहाँ से जो दे करके रखा है बच्चा, ये कह रहा है कि 0.1 मोल दोस्तों हमारे पास में यहाँ से क्या है, यूरिया है, और तथा इसी के साथ में हमारे पास में 0.2 मोल हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, MgCl2 होगा। चौथा वाला यहाँ से हमको जो विकल्प दे रहा है, इसमें कह रहा है कि 0.1 मोल हमारे पास में दोस्तों क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस, और उसके बाद में तथा करके यहीं पर हमको दिया हुआ है 0.1 मोल, और उसके बाद में यहाँ से क्या दिया है, Na2SO4 दिया है। दोस्तों ध्यान से बच्चा चीजों को समझ करके चलना। समपरासारी विलयन हमारे पास में है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास में यहाँ से कोई पात्र होता है, इसमें एक अर्धपारगम झिल्ली हम लोग लगा देते हैं, तो बाबू जो अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, इसमें एक साइड में हमारे पास में विलयन भरा होता है तनु, एक साइड में हमारे पास में जो विलयन भरा होगा क्या होगा, सांद्र होगा। अर्धपारगम झिल्ली को हटा देते हैं, तो जरा हमें सोच करके आप ये बताइए सरकार कि अर्धपारगम झिल्ली को हटा देने पर तनु वाला विलयन चला जाता है सांद्र में, सांद्र वाला विलयन चला जाएगा तनु में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा विलयन सांद्र है, कौन सा विलयन तनु है। क्या ये बता सकते हो क्या, मिलने के बाद में जो एक विलयन तैयार होगा, इस विलयन में सभी की आयनन मोलरता आपस में क्या होती है, बराबर। तो समपरासारी विलयन की ये कंडीशन होती है कि अगर दोनों विलयन आपस में जाकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो इसकी और इसकी मोलरता आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। हमने कहा कि एक गिलास में आप पानी ले लो, एक गिलास में क्या ले लो, दूध ले लो। ये प्योर पानी है, ये प्योर दूध है, दोनों को हमने जब मिला दिया, तो हम ये नहीं बता सकते हैं मिलाने के बाद में
एक ही पात्र में रखें, फिर दोनों गिलास में फिर से निकाल लेते हैं। इसमें भी दूध और पानी है, इसमें भी दूध और पानी है। दोस्तों आप लोग ये नहीं बता सकते हो कि किसमें दूध और पानी है, किसकी मोलरता ज़्यादा, किसकी मोलरता कम। तो मोलरता का आकलन कर सकते हैं? नहीं, दोनों समपरासारी आपस में होगा। एक बात तो है कि तन वाले विलयन में भी जो आयन होने चाहिए, ये उतने ही आयन होने चाहिए जितने की आयन हमारे पास में क्या है, सांद्र वाले में है। दोनों में आयन की मात्रा बराबर होनी चाहिए। देखो ये विलयन हमारे पास में दोस्तों क्या दिया है, 1, ये विलयन हमारे पास में दिया है 2। इस विलयन में अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे, इसकी मोलरता 1 है, इसकी मोलरता 1 है, सही हो सकता है ऑप्शन। इसमें आयन कितना है, धन आयन 1 है, ऋण आयन 1 है। इसमें धन आयन कितना है, 2 है। इसमें धन आयन कितना है, -2 है। देखो मोलरता दोनों की बराबर थी, लेकिन दोनों के आयन अलग अलग है, इसलिए ये विकल्प हमारे पास नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि दोनों की मोलरता देखो क्या है, समान है। यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, धन आयन ऋण आयन में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे हम कह रहे हैं कि इसमें एक धनायन है, इसे धनायन ऋण आयन में तोड़ा ही नहीं जा सकता है। ऑप्शन को देखते ही बता सकते हैं कि समपरासारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक में आयन दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, मोलरता बराबर होने से मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यूरिया इसमें भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन जब गलत हो गए हैं तो सही कौन सा ऑप्शन होगा? देखो मोलरता दोनों की क्या है, बराबर। आंख बंद करके बाबू तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन निचोड़ क्या है, मोलरता 1 इसकी भी है, इसकी भी 0.1 मोलरता है। इसमें देखो कैल्शियम के ऊपर कितना आयन होता है, +2 सरकार। इसके ऊपर कितना आयन होता है, +2 सरकार आया हुआ है। इसके ऊपर कितना है, -2। इसके ऊपर कितना है, -2। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। ये हमारे पास में क्या है, समपरासारी विलयन बना सकता है। तो हमारे पास में जो आंसर है, ये कौन सा सही आंसर है, 4th इज द राइट आंसर। चौथा नंबर हमारे पास में ऑप्शन क्या है, सही है। दोस्तों सही लग रहा है तो चीजों को हम लोग आगे देख करके चलते हैं। अब इसी के साथ में स्क्रीनशॉट आप लोग चीजों को लेते चले, हम यहाँ से केवल स्पीड में यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं सभी चीजों को। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे वाला हम लोग अगला देख करके चलते हैं कि अगला हमारे पास में यहाँ पर हमको क्या समझा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे, सारी चीजें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देती हुई समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अगला वाला जो हमको यहाँ से बोल रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर गा हमारे पास में क्या है। ध्यान से देख करके चलना कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर गा क्या है। देखो कह रहा है कि 4 धातुएं दी जाती हैं, ए बी सी डी है। इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव जो दिया गया है 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट और +0.34 वोल्ट और -0.76 वोल्ट है। तो बताइए कि धातुओं की घटती हुई सक्रियता श्रेणी में इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है। धातुओं की जो घटती हुई सक्रियता श्रेणी होते हैं वो ऋण से धन की ओर आती है। गा नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ से सॉल्व करके चलेंगे, तो यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि गा वाला, अच्छा ध्यान से देखो इसमें हमको कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा देखो विद्युत रासायनिक जो हमारे पास में क्या होती है, श्रेणी होती है, ये माइनस से जाती है, किधर की ओर आती है, प्लस की ओर आती है। तो हमने कहा कि पहले माइनस वाला रखा जाएगा, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव आयन होता जाता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती हुई चली जाती है। तो इसमें दोस्तों हमको एक ऑप्शन दिया है ए, एक दिया है बी, एक दिया है सी और एक हमारे पास में क्या दिया है, डी। 4 प्रकार की यहाँ पर हमको क्या दे रहा है, धातु दे रहा है। ए धातु का जो वोल्टता दिया गया है ये हमको दे करके रखा है +1.5 वोल्ट। दूसरा बच्चों हमको दे करके रखा है कि -2.0 वोल्ट और तीसरा हमको जो दे करके रखा है +0.34 वोल्ट दिया है। और यहाँ से हमको जो चौथा वाला दे करके रखा है ये -0.76 वोल्ट दे करके रखा हुआ है। अब हमको जरा आप लोग ये सोच करके अच्छे से बताइए कि जो हमको यहाँ पर धातुओं की श्रेणी दे करके रखा हुआ है इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसमें यहीं से अगर दोस्तों हम लोग ऑप्शन देख करके चलेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर हमको बना करके क्या रखा है देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमको दे करके रखा है, ए सबसे बड़ा है, इससे छोटा सी है, इससे छोटा डी है और इससे छोटा क्या है, बी है। दूसरा ऑप्शन जो दे करके रखा हुआ है, बी सबसे बड़ा है, फिर डी है, फिर क्या है, सी है, फिर क्या है, ए है। और यहाँ से तीसरा ऑप्शन जो हमको दे करके रखा है, ए से छोटा क्या है, बी, बी से छोटा जो है डी, डी से छोटा क्या है, सी। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि डी से छोटा क्या है, ए और ए से छोटा क्या है, बी, बी से छोटा क्या है, सी। ध्यान से समझ के रखना, कह रहा है कि धातुओं की घटती हुई सक्रियता श्रेणी में हमें लिखो। अच्छा देखो
जिसका मान माइनस में होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा, जिसका मान प्लस में होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होता है। तो हमने कहा माइनस में सबसे ज्यादा बड़ा मान कौन सा है, देखो बी वाला मान क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा। अब तुमको बी ऑप्शन सबसे पहले किस में दिखाई दे रहा है, वही ऑप्शन तुम मार दो। देखो बी वाला सबसे बड़ा है, चार के चारों ऑप्शन में कौन बी पहले दिखाई दे रहा है, तो बी वाला सबसे बड़ा है ना, यही ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा, सही, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, गलत। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे छाटूंगा -2 पॉइंट क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। फिर इससे छोटा हमारे पास में जो ऑप्शन आ रहा है ये हमारे पास में क्या होगा, डी वाला होगा, -0 पॉइंट क्या है, 76 है। फिर इससे छोटा हमारे पास में क्या होगा, +0.34 वोल्ट है। प्लस इससे छोटा हमारे पास में क्या हो सकता है, +1.5 वोल्ट हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बी से छोटा हमारे पास में क्या है दोस्तों, डी है। डी से छोटा हमारे पास में क्या है, सी है। सी से छोटा हमारे पास में क्या है, ए है। देखो यही चौथा ऑप्शन हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ध्यान दो, यही ऑप्शन हमको दिखाई दिया। तो दोस्तों ये हमारे पास में सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड वाला आंसर हमारे पास में जो है दोस्तों वो क्या है, सही है। बाकी चीजें इसमें क्या दी है, गलत दी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के घटते हुए क्रम में हमको इस चीज को लगा करके चलना है, बाकी कुछ हमको नहीं समझ के चलना है। चलते हैं अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको यहाँ से क्या दे रहा है। स्क्रीन पर दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि अब हम लोग देख के चलते हैं कि चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा। दोस्तों कभी जमाने के लिए अगर आंसर में आता है तो वैसे ही इसको व्यवस्थित कर देना, सभी को एकदम फोड़म फोड़ नंबर आप लोग लेकर के आओगे। चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से आगे देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में चीजें क्या है। आप लोगों को स्कूल में भी सारी चीजें तैयारी कराई जाती रही होंगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सभी चीजों को अच्छे से देख करके अगर वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। दोस्तों चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमको दे रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है। चलो ध्यान से देख करके चलो, शून्य कोट की अभिक्रिया का शर्त क्या होना चाहिए कि ये अभिक्रियाएं हमेशा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, हमेशा इसके ऊपर उत्प्रेरक लगा होता है। अगर नहीं लगा है सरकार तो क्या होगा, इसमें जो आपको चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है H2+ क्या होता है, Cl2 जो लगा हुआ है, ये हमारे पास में शून्य कोट की अभिक्रियाएं हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, और हमारे पास में अगर पूछ लेता है जैसे छद्म अभिक्रिया कौन सी होती है, तो दोस्तों इसमें आपको जो सेकंड आंसर दिखाई दे रहा है CH3COOH, छद्म अभिक्रियाओं की आणविकता हमेशा एक होती है। ध्यान देना, ऐसी अभिक्रियाओं की आणविकता हमेशा क्या होती है, एक होती है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो दे रहा है, जल की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं। किसकी उपस्थिति में होती है, ये अभिक्रियाएं हमेशा जल की ही उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं, कभी अकेली ये अभिक्रियाएं नहीं चल सकती हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ से चीजों को क्या करते हैं, देख के चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा वाले का ऑप्शन हमारे पास में जो दे करके रखा है ना, यही हमारे पास में इसके साथ में क्या है, ऑप्शन दिया है। अब ध्यान से देख करके चलो दोस्तों कि हमारे पास में और यहाँ से क्या ऑप्शन आने वाला है, इसको चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देख के चलते हैं। तो अंगा घा वाला समझ में आ गया। अब दोस्तों ये से हम लोग क्या करते हैं, अंगा वाला देख के चलते हैं। अंगा वाले में कह रहा है कि एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए कि कौन सा अभिकर्मक इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से एमाइड से एमीन बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमको आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि एमाइड से आपको क्या बनाना है, एमीन बना करके चलना है। तो दोस्तों एमाइड से अगर कभी भी एमीन बना करके चलोगे, एमाइड कहते किसे हैं, पहले हम लोग ये चीजें देख करके चल सकते हैं। बताओ जब यहाँ से एमीन दिया गया है, इसका मतलब कह रहा है कि CH3 और यहाँ से CO होता है, इसी के साथ में क्या होता है, NH2 लगा देते हैं। इसकी क्रिया के द्वारा तुम बना करके दिखाओ कि CH3 यहाँ से क्या होता है, NH2, यही जो हमारे पास में यौगिक होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहा जाता है। इसका मतलब R के साथ में CO हो, इसी के साथ में NH2 लगा हो, और अंत में जा करके R के साथ NH2 प्राप्त हो जाए, तो इसी को हम लोग बच्चों एमीन कहते हैं। अब ये एमीन प्राप्त कैसे होगा, इसी को हमें दिखा करके चलना है। तो कह रहा है कि ये किस अभिक्रिया के अंतर्गत हमारे पास में आता है, इसी की हमें क्या प्राप्ति करके चलनी है। चलो हम लोग यहाँ से ये देख करके चलते हैं कि ये चीजें प्राप्त कैसे होंगी, इसको पहले अच्छे तरीके से समझ करके चलते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर तुमको यहाँ से एमाइड के अंतर्गत देता है, एमाइड में प्रयुक्त हो, एमाइड से जब एमीन बनाते हैं तो किस अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कौन सा रिएजेंट लिया जाता है कि एमाइड को एमीन में परिवर्तित कर देता है। तो हमने कहा दोस्तों ये जो हमारे पास में अभिक्रिया होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। अब जब हॉफमैन रिएक्शन अगर किया जाता है कभी भी, तो ध्यान से देखो, जो हॉफमैन रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर होता है, इसमें एक आप लोगों को यहाँ से जो अभिकारक दे देता है, जैसे कहेगा एक हम लोग यहाँ से एमाइड ले लेते हैं, मतलब ये क्या होगा, CH3,
और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है CO और फिर यहीं पर लगा देते हैं NH2। इसकी क्रिया हमेशा ब्रोमीन की उपस्थिति में होती है, या तो एक हम लोग यहाँ से क्या करते हैं पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं या तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं। दोनों को मिलाने के बाद में ही ये क्रिया हमारे पास में जा करके बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर दोस्तों आप लोग यहाँ से NaOH भी ले सकते हो। अब यहाँ से जो अभिक्रियाएं हमारे पास में बन रही हैं, हमने कहा कि पोटेशियम देखते ही परेशान हो जाता है किसको, ब्रोमीन को। जब पोटेशियम देखते ही परेशान हो गया ब्रोमीन को, तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर क्या बना लिया, KBr बना लेगा, और दूसरा पोटेशियम यहाँ से जाता है तो हमने कहा कि यहाँ से CO को हटा दो, CO को हटा दोगे तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, एमीन बना लेंगे। CH3 यहाँ से क्या हो गया, NH2 बन गया, दोनों एमीन बन गया। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले लेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के हमेशा जल बना देते हैं। क्या बना देंगे, जल बना देते हैं, और यहीं से पोटेशियम ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा। तो इसको मैंने कहा कि यहाँ पर कितना है, K2CO क्या बनता है, 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा कि 2 कर देते हैं, पोटेशियम 2 दूना 4 हो गया, इस पर हमने कितना कर दिया, 4 कर देते हैं। अब ध्यान से देख करके चलो, तो इसका मतलब जब पोटेशियम यहाँ से 4 हो जाता है तो हमारे पास में जल कितना हुआ है, जल की संख्या हम लोग देख करके चलेंगे कि जल हमारे पास में कितना बना है। ध्यान से देखो, 4 एक कितना है, 5 है। यहाँ पर हमारे पास 3 और यहाँ पे जल है, 3 2 कितना कर दिया, 5 कर दिया। अब चीजें हमारे पास में क्या है, संतुष्ट हो गई है, यानी OH बनकर लगाओ, नहीं तो KOH रखा हुआ है। जब यही रिएक्शन जो हमारे पास में बाबू बन रहा है, ये पूरा हमारे पास में क्या कहलाता है, ये ग्रुप हमारे पास में एमाइड है, और ये इसमें क्या है, अभिकर्मक है। इसका क्या है, अभिकर्मक है। तो एमाइड से ये देखो मैंने एमीन यहाँ पर बना दिया है। ये जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं कि ये एमीन होता है, और इस एमीन में ब्रोमाइड हमेशा होगा और कोई क्षार यहाँ पर होता है। ठीक है, कास्टिक क्षार का उपयोग किया जाता है। अब हमने कहा कि इसमें अभिकर्मक क्या होता है, KOH का उपयोग करते हैं या तो NaOH। इस रिएक्शन को दोस्तों हाफ मैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलेंगे, हाफ मैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या तो हाफ मैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहते हैं इसे। तो हमेशा हाफ मैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन कभी भी देता है आप लोगों को, तो इस चीजों को क्या करना, याद करके चलना कि हाफ मैन ब्रोमोएमाइड या NaOH होगा। देखो यहाँ पे इसको लिखने के बाद में भी दोस्तों इसका नाम बताएगा। यहाँ से क्या होगा, हाफ मैन, और उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, ब्रोमो, और फिर यहीं से क्या होगा, एमाइड। देखो मैन में देखो Na लगा करके रखा है, मतलब NaOH, और यहीं से ब्रोमो का मतलब दोस्तों क्या होगा, ब्रोमीन। एमाइड का मतलब क्या होता है, CH3CO, और यहाँ पे क्या होता है, NH2। यही दोनों इसमें हमेशा क्या लगते हैं, हाफ मैन ब्रोमो एमाइड, मतलब ब्रोमो का मतलब ब्रोमीन, मैन मतलब क्या होता है, Na, मतलब इसमें क्या लगा है, क्षार कोई ना कोई यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, Br, और क्या होगा, KOH। ये अभिक्रिया हमारे पास में होगी। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट चीजों का ले लो। अब चलते हैं दोस्तों, अगला हम लोग देख करके चलेंगे कि और हमारे पास में क्या हो जाता है। चलिए, तो अब यहाँ से दोस्तों एक बात और यहाँ से समझ में आती है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख करके चलते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया है, एक एक विकल्प को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाते हुए चले चलो, सारी चीजें अच्छे तरीके से आपकी हो जाएंगी, कोई दिक्कत और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग अगला देख करके चलेंगे, तो हमारे पास में अगला यहाँ से क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राइबोफ्लेविन नाम है किसका है, इसको हमें देख करके चलना है। तो हमें कह रहा है कि राइबोफ्लेविन नाम है, चा वाला देख करके चलना बच्चों कि हमारे पास में चा वाला क्या करके चल रहा है। ध्यान देखो, चा वाले में एक तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, और यहाँ से 3 है, और यहाँ से हमको चा वाले में दोस्तों 4 करके चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो हमको यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि विटामिन क्या होगा, B1 है, और यहाँ से दोस्तों कह रहा है कि हमको विटामिन क्या दे रहा है, B2 दे रहा है, और विटामिन क्या दे रहा है, B6 दे रहा है, और विटामिन क्या दे रहा है, B12 दे रहा है। ध्यान देना, कह रहा है कि राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, ये आंसर दूसरे पे जाएगा कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहा जाता है। लेकिन अगर हर बार तो यही क्वेश्चन में पूछ करके नहीं चलेगा, विटामिन B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ध्यान से देख करके चलो, इसका मतलब जो इसका नाम हमें देख करके रखा हुआ है, इससे तो हम लोग बोल सकते हैं राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। लेकिन अगर यहीं से हमको बोल दिया कि विटामिन B1 का नाम बताओ, तो हमने कहा थायमीन होता है। क्या होता है बच्चों, थायमीन होता है विटामिन B1 का नाम। अगर यहीं से आप लोगों को विटामिन B6 का नाम बोल देगा, तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। देखो ध्यान से, इसका नाम अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या होता है,
पाइरिडोक्सिन, इसका नाम पाइरिडोक्सिन इसका नाम होता है। ये आधा सा है बच्चों। और इसका नाम पूछेगा विटामिन B12 का नाम, तो इसका मतलब होता है कोबाल एमीन इसका नाम होता है। कई कई लोग इसे कोबालामीन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोबालामीन बोला जाता है। इसका मतलब कोबाल एमीन या तो कोबालामीन इसे हम लोग कह सकते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से यहाँ पर देख करके चलना कि हमको ये जो दे रहा है, B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। B6 को पाइरिडोक्सिन कहा जाता है। और यहीं से इसका नामकरण बोल के चलेंगे, कोबाल एमीन इसे कहा जाता है। ये हमारे पास में दोस्तों आंसर नंबर 4 हो गया। दोस्तों बहुविकल्पी जितने हमारे पास में थे, सभी के सभी बहुविकल्पी खत्म हुए। अब हम लोग देख करके चलते हैं कि आगे हमारे पास में कौन सा बहुविकल्पी जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुविकल्पी पूरा हमारा खत्म हुआ। अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दे रहा है। दो के काम में कह रहा है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में। ये हमारे दोस्तों सेशन में नहीं है, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, कट चुका है। तो दोस्तों अगर यहीं से हम लोग आगे देख करके चलेंगे कि क्वेश्चन हमको अगला क्या दे रहा है। इसमें हमको कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके क्वथनांक में 4 डिग्री की वृद्धि होती है। तो बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए कि बताइए कि पदार्थ का अणुभार क्या हो सकता है। अच्छा ध्यान से देख करके चलना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वथनांक के उन्नयन के लिए एक फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमारे पास में क्या है, खा है। दोस्तों ध्यान देना कि टीबी बराबर हमारे पास में होता है, कितना होगा, केबी गुणे डब्लू, और यहीं पर क्या होता है 1000, और बटे यहीं पर क्या होता है कैपिटल एम इंटू क्या होगा डब्लू होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, अणुभार होता है। ये इसका क्या होता है, पदार्थ का अणुभार होगा। और यहाँ पर हमको दे करके रखा है 0 पॉइंट क्या होगा 4 की वृद्धि होती है। ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 2.67। और यहाँ पर हमको जो विलेय का भार दे करके रखा है, ये विलेय का भार है। इसका मतलब है दोस्तों 2 दशमलव कितना है 5 है। और यहीं पर 1000 हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। और हमको कह रहा है कि ये जो दे करके रखा है, ये विलायक का भार, विलेय का भार। और यहाँ से m की हमें कैलकुलेशन करनी है। और W बराबर दोस्तों हमको दे करके रखा है 100 ग्राम दे करके रखा है। ध्यान से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो एक अंक बाद दशमलव ये है, एक अंक के बाद दशमलव क्या है, ये है। दोनों आपस में कैंसिल होंगे। 100 से 100 हमारे पास में क्या हुआ कैंसिल। m हमारे पास में चला आएगा इधर। m जब हमारे पास में चला आएगा इधर, तो हमने कहा कि ये हमारे पास में कितना है 2.67 गुणे कितना है 25, और गुणे यहाँ से कितना होता है 10, और बटे यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 4 यहाँ से आ जाता है। ध्यान से देखो, अगर दोनों को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे कितना हो जाता है 400 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो फिर से क्या हुआ कैंसिल हो गया। अगर चीजों को हम लोग काटना चाहेंगे तो यहाँ से देखो 267 का और 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में जो मान जा रहा है वो कितना मान जा रहा है, 7 पचे कितना होता है यहाँ से 35, हासिल कितना लग गया 3, 6 पंच 30, 30 और 7 दूनी कितना होता है 14, 30 10 कितना होगा 40, 4 कितना होता है 44, 44 में 3 जोड़ा कितना होता है 47, हासिल कितना लग गया 4 लग गया। फिर कह रहा है कि दोस्तों हमारे पास में यहीं से 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 6 दूनी कितना होगा 12, 10 कितना होगा 22, 4 कितना होता है 26, हासिल कितना लग गया 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 और 2 कितना होता है 6 हो जाता है। इसका मतलब दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा 66 75 होता है, और बटे का टोटल कितना होता है 40 होता है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे काटना चाहेंगे 4 एकन्नम कितना हो जाएगा 4, और 4 पंचछंग कितना हो जाएगा 24 होता है। इसका मतलब 4 एकन्नम 4, 4 छंग कितना होगा 24। इसका जो आपका आंसर आ रहा है 16 करके इसका आंसर आ रहा होगा 100। देखो दोस्तों इसका कैलकुलेशन करके रखा गया है 166.17 करके इसका आंसर आ रहा है। कैलकुलेट कर लेना, चीजें यही आप लोगों की आएंगे, ठीक है। बाकी चीजों को क्या करना, भाग दे देना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख के चलते हैं। गा वाला हमको दोस्तों यहाँ से कह क्या रहा है, इसको हम लोग यहाँ से देख करके अच्छे तरीके से चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ से गा नंबर वाला क्वेश्चन हमको क्या करा है, इसको देख के चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सेल में के विद्युत वाहक EMF की गणना कीजिए, बताइए कि ये हमारे पास में इसका विद्युत वाहक बल क्या हो सकता है यदि हमारे पास में सेल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, अगर सेल यहाँ पर हमको दिया गया है तो एक सेल दिया गया है दोस्तों, दूसरे का हम लोग यहाँ से गा नंबर क्वेश्चन देख करके चल रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग देखो, कैडमियम दिया गया है, कैडमियम क्या होगा +2 आयन में आएगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, Ag दिया गया है +2 आयन से, ये परिवर्तित हुआ Ag के सॉलिड आयन में। इसमें जो हमको दे करके रखा है
अपचयन विभव यहाँ पर हमको दोस्तों ये प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ से हमको क्या दिया गया है, कह रहा है कि कैडमियम का अपचयन करा देते हैं तो जाकर के इसका जो विद्युत वाहक दोस्तों यहाँ से बल होता है, ये विद्युत वाहक बल इसका कितना हो जाता है, -0.40 वोल्ट होता है। और सिल्वर का जब अपचयन विभव देखा गया तो इसका भी अपचयन विभव दोस्तों हमको यहाँ से जो मिलता है ये कितना मिल जाता है, प्लस यहाँ से 0.80 मिलके चलता है, 0.80 वोल्ट मिलके चलता है। तो हमने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे अपचयन विभव के लिए, किसके लिए, अपचयन के लिए अगर निकाल करके चलेंगे ई नॉट कैथोड और उसके बाद में ई नॉट माइनस क्या होगा, एनोड। देखो यहाँ पर ये कैथोड का काम एनोड का काम किया, ये किसका काम किया, कैथोड का, क्योंकि इस पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, कैडमियम पर ऑक्सीडेशन हुआ और इस पर हमारे पास में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहा जाता है। तो ये हमारे पास में काम किया एनोड का। ई बराबर अगर हम लोग देख के चलेंगे तो इसके बराबर दिया है +0.80 माइनस इसको ब्रैकेट में 0 पॉइंट कितना दिया है, 40। अब यहाँ से अगर हम लोग मान निकाल करके चलेंगे तो हमारे पास में माइनस माइनस कितना होगा, +8 और 4 कितना होता है, 12, 1.20 वोल्ट हमारे पास में इसका क्या होगा, आंसर आएगा। इसको चीजों को यहाँ पर संशोधित करके रखा गया है, ठीक है। कि हमारे पास में कितना आएगा, 1.20 वोल्ट करके इसका आंसर आ रहा है। अपचयन विभव के लिए लगाया गया है दोस्तों, ये चीजें ध्यान दे देना। अगर ऑक्सीकरण विभव के लिए लगाते तो यहाँ पर चीजें क्या करते, माइनस में कर देता, क्योंकि ये वाला मान क्या होता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक। तब यहाँ पर आकर के दोनों घट जाते इस दौरान में। चलिए अब हमारे पास में देख करके चलते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर घ देख करके चलिएगा, स्कंदन क्या है, हार्डी-सोल्जे के नियम को स्पष्ट कीजिए। सरफेस केमिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में कट गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगला दोस्तों कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% है, तो बताइए कि उसका घनत्व तो हमारे पास में इतना है, तो विलयन की मोललता की परिकल्पना कीजिए कि विलयन की मोललता क्या हो सकती है। क्वेश्चन को मिटाता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके समझ में आए। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इरेज करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते जाना चीजों को बाबू, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसको नहीं सॉल्व किया तो कितना भी ज्यादा हम लोग किताब पढ़ लें, किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक चीजों का हम लोग क्वेश्चन डिफाइन ना करें, क्वेश्चन सॉल्व ना करें। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों एकदम ये समझ लो, अब पूरी प्यास आपकी केमिस्ट्री की यही बुझाएगा, बस ये इतनी पतली सी बुक पढ़ डालो, अच्छे से लगा डालो। अगर केमिस्ट्री में झंडा नहीं गाड़ करके आ जाना तो हमें आप लोग बताना। जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिस दिन आप लोग केमिस्ट्री का पेपर दे करके आओगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि 3 का देख करके चलते हैं कि तीसरे के काम है। देखो ध्यान से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से दिखता होगा सारे क्वेश्चन। इसमें हमको कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% द्रव्यमान पर आयतन वाला है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है, तो विलयन की मोललता की परिकल्पना कीजिए। ध्यान देना दोस्तों, 3 के का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। चलते हैं दोस्तों कि 3 का हमको क्या बोल रहा है। यहाँ से दोस्तों 3 का यहाँ पर बच्चों हमको कह रहा है कि H2 हमारे पास में क्या होगा, SO4, इसका जो परसेंटेज मात्रा दिया है 94% मात्रा दे करके हमको रखा है, और यहाँ पर जो इसका घनत्व तो हमको दे करके रखा है ये 1.84 ग्राम पर घन सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है कि बताओ कि इस विलयन की मोललता क्या होगी। अच्छा बताओ, अगर जब ग्राम पर ml में हमको इतना दे करके रखा है तो हम लोग चीजें क्या करते हैं, घनत्व तो बराबर हम लोगों को पता है कि यहाँ से द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होगा। जब घनत्व इतना दे करके रखा है कि 1.84 होगा तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान कितना है, क्योंकि मोललता सवाल में पूछ रहे, अमोललता चलती है किलोग्राम के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि द्रव्यमान जो इसका दिया गया है, बताओ कि द्रव्यमान क्या होगा। हमने कहा कि जो विलयन का घनत्व दे करके रखा है, ये किसका घनत्व दे करके रखा है, ये विलयन का घनत्व दे करके रखा है। तो हमने कहा कि विलयन का घनत्व इतना दिया तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, और बटे यहाँ से माना कि विलयन का जो आयतन दिया गया है वो विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है। कितना है, 100 ml। इस पर जब हम लोग रखेंगे कितना होगा, 100 ml होगा, तो 100 इसमें जाकर के मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो विलयन का द्रव्यमान निकला बच्चों 1.84 गुणे कितना होता है, 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या निकल रहा है, जो विलयन का द्रव्यमान बराबर निकल करके आ रहा है 184 निकला। कितना निकला, 184 ग्राम यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकल के आया है। अब आप लोग जरा ये देख करके हमें बताओ कि विलयन का द्रव्यमान हमारे पास में आया 184 ग्राम, और पहले कह रहा है कि विलयन कितना है, 94%, मान करके हमने चला कि माना विलयन में 94 ग्राम विलय है।
अब बताओ इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि हमारे पास में यहाँ से विलयन, देखो यहाँ से क्या है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हमको देकर रखा है 184, विलेय का द्रव्यमान हमको यहाँ पर दिया है H2SO4, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से विलेय का भार, अब बताओ विलेय का भार कितना दिया है 94, हमने कहा कि विलयन में से विलेय का भार दिया है तो विलायक को निकालेंगे तो घटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में निकल आएगा विलायक का भार। जब विलायक का भार इसमें से घटाएंगे 184 में से 94 चला गया तो 90 ग्राम बचा, कितना बचता है यहाँ से 90 ग्राम हमारे पास में बच करके आ रहा है। तो बाबू ये बताओ कि 90 ग्राम विलायक यहाँ से बच रहा है, तो हमने कहा कि आपको निकालना क्या है, मोललता, क्या निकालनी है, मोललता निकालना है बच्चों। मोललता बराबर सूत्र होते पदार्थ का भार बटे पदार्थ का क्या होगा, अणुभार, गुणे यहीं से 1 बटे विलायक का भार होता है, किसका भार, विलायक का भार, और गुणे 1000 किलोग्राम में विलायक होना चाहिए। तो बताओ बाबू मोललता बराबर विलेय का भार कितना है 90 ग्राम, ऊपर रख दिया 90, अणुभार कितना है, H2SO4 का अणुभार होता है 98, कितना होता है 98 बटे यहाँ पर रखा 98, गुणे यहाँ से 1 बटे विलायक का भार कितना आया 90, और गुणे यहाँ से कितना होता है 1000। इसका अगर आंसर निकाल के चलेंगे 199 करके समथिंग इसका आंसर आने वाला है। चीजों को आप लोग चेक कर लेना कि जो इसका हमारे पास में आंसर आ रहा है कितना आंसर करके जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है 10.65 करके आया, सॉरी कितना आ रहा है 10.65 करके इसका आंसर आप लोगों में आएगा। ये इसकी हमारे पास में मोललता निकल रही है। ध्यान से देखो मैंने इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमको मोललता निकालने के लिए पता चलता है कि विलेय का भार कितना है, तो पता है कि विलेय का भार कितना है 94 ग्राम है, सॉरी ये मैंने विलायक का भार इस पर रख दिया, ये सवाल गलत लग रही है, ध्यान से देख करके चलना, क्योंकि विलेय का भार कितना है 94 है, तो इस पर हमारे पास में कितना होगा 94 यहाँ से आएगा। ठीक है, अब चीजें अच्छी तरीके से आ जाएंगी। तो विलेय का भार तो पता था कि 94 है, और इसका अणुभार भी हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि विलायक का भार कितना है। दोस्तों यहाँ देखो विलायक का भार हमें नहीं पता था, तो विलायक का भार पता करने के लिए घनत्व दिया था, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या था, आयतन था। अब द्रव्यमान बटे आयतन को हमने यहाँ से क्या कर दिया तो हमको द्रव्यमान निकल आया। जब द्रव्यमान आ गया तो कह सकते हैं ना कि विलायन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 100 ml, 100 ml में चीजों को हमने डाला तो 184 ग्राम विलयन का द्रव्यमान निकला। अब विलयन का द्रव्यमान आ गया, विलेय का दिया ही है, विलायक का आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हमारे पास में ये भी सवाल हमारे पास में जो था हो गया। अब हम लोग यहीं से आगे देख करके चलते हैं कि अगला हमारे पास में क्या दिया है, 3 का हमारे पास में हो गया, 3 का खा वाला क्वेश्चन आप लोग देख करके चलो कि हमारे पास में कह रहा है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम हमारे पास में क्या दे करके रखा हुआ है। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है इसको ध्यान से देख करके चलना कि फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है ये क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी जो हमको यहाँ से नियम दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों इसमें कह रहा है प्रथम नियम बताइए और द्वितीय नियम हमको बताइए। तो फैराडे का जो नियम है ये किसके लिए आता है, इसको पहले हम लोग देख करके चलते हैं। ध्यान देना चीजों को अच्छे तरीके से। देखिए फैराडे का पहली बात तो हम लोग दोस्तों यहाँ से फैराडे का नियम देख करके चलते हैं। एक तो इनका क्या है प्रथम नियम है और एक इनका क्या है द्वितीय नियम है। अब यही हमने कहा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, तो इनका जो प्रथम नियम होता है ये क्या होगा W प्रोपोर्शनल क्या होता है Q, और जो इनका दूसरा नियम होता है वो यहीं से क्या होगा W प्रोपोर्शनल क्या होता है E। ये हमारे पास में निकलता है। इसमें फैराडे ने पहले नियम में क्या कहते हैं, यदि किसी विद्युत अपघट्य वाले पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यही क्या बोलता है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे यहाँ पर W मान लो, ठीक है, क्योंकि एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। तो जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है, हमने कहा कि M को हमने हटाया तो हटाने के बाद में एक हमारे पास में क्या होगा नियतांक लगेगा, वो Z होगा और क्या होगा Q। अब बताओ यहाँ से M बराबर क्या होगा Z, Q बराबर जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है I इंटू T। अब Q बराबर कितना कर सकते हैं कि I इंटू क्या होता है T यहाँ पे किया जा सकता है। ये एकत्रित पदार्थ की मात्रा का मास होगा, द्रव्यमान है। अब हमने कहा कि ये हमारे पास में स्थिरांक एक प्रकार का होता है, तुल्यांक है, ये प्रवाहित धारा है, और ये क्या होता है
टाइम होता है। इसमें कह रहे हैं कि यदि अलग-अलग वैद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित की जाती है तो जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी अलग-अलग वैद्युत अपघट्ट वाले पदार्थ में समान प्रकार की धारा प्रवाहित करते हैं। अलग-अलग वैद्युत में जैसे हमने कहा एक वैद्युत अपघट्ट ये है, एक वैद्युत अपघट्ट ये है, एक वैद्युत अपघट्ट ये है। अलग-अलग वैद्युत अपघट्ट में अलग समान प्रकार की धारा 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे एक अब धरिए है, सब में 5 एम्पीयर की धारा चलती है, तो सब वैद्युत अपघट्ट तो बराबर गर्म होगा ना। जब सब बराबर गर्म होगा, उस पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होती है? बराबर जमा होती है। तो वही कह रहा है कि तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती, जितने ज्यादा तुल्यांकी भार होगा, उतने ज्यादा जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है। तो वैद्युत अपघट्ट के संबंध में फैराडे का कितना नियम है? 2। एक तो M प्रोपोर्शनल Q और दूसरा W प्रोपोर्शनल E। ये है आवेश, ये है द्रव्यमान। तो किसी एक वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, जब धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा का जो द्रव्यमान होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अलग-अलग वैद्युत अपघट्ट में समान प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है, तो जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यही हमारे पास में फैराडे का नियम है। अब इसके आगे दोस्तों हमारे पास में देखो जो क्वेश्चन दे करके रख रहा है, कह रहा है कि बताओ कि अक्रिय गैस के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? ये आपके आउट ऑफ सिलेबस से कट चुका है। कल से हम लोग प्रूफ करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा कल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दें और अपनी तैयारी को निरंतर एक ऐसा अंजाम देते रहें। डेली बैठ करके कम से कम रेगुलर पढ़ाई करो। एक दिन में आप लोग कुछ नहीं कर लोगे, इसीलिए कंटिन्यूअसली दोस्तों धीरे धीरे सभी चीजों को पढ़ो। ठंड का मौसम है, बिस्तर में घुस करके अच्छे से पढ़ो, लेकिन बिना पढ़े गुजारा नहीं है। ध्यान रखें। जय भारत।